औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना ट्यूटर मोहम्मद काशिफ इकबाल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तरमीम करने वाली तरमीम समझी जाती है, जिसने 102 आर्टिकल्स को चेंज कर दिया था, यानी 1/3 आर्टिकल्स को इसने अमेंड कर दिया था। ये 18वीं तरमीम, इसका जो मैंने वो टाइटल दिया वो है वाई 18 अमेंडमेंट मैटर्स, कि इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि इसके अंदर जितने आर्टिकल्स चेंज किए गए वो इम्पोर्टेंट थे। इसको सक्सेस कितनी मिली, इसको चैलेंजेस कौन कौन से हैं, फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, कि इसने फेडरलिज्म को कैसे मजबूत किया और मज़ीद फ्यूचर इसका क्या है, उस बारे में बात करेंगे। 18वीं तरमीम एक इंतहाई अहम टॉपिक है, क्योंकि ये 2010 में की गई थी, लेकिन 2025 के CSE के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आई हुई थी। बंदों ने तैयार की थी 26वीं अमेंडमेंट, लेकिन 18वीं तरमीम को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से इनका ये क्वेश्चन मोस्टली कोलीग्स का रह गया था। लेकिन 18वीं तरमीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी आगे भी आ सकती है, क्योंकि अभी वो जो चोलिस्तान थर किनाल की वजह से जो इश्यूज हो रहे थे सेंट्रल प्रोविंस में, इसको मद्देनजर रखते हुए 18वीं तरमीम 2026 में या PMS 25 में आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको आप तैयार करें, आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी। इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि पेपर में किस तरह सवाल पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में 2025 में सवाल पूछा गया था, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट, कि 18th अमेंडमेंट को क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके ऊपर क्रिटिक्स ने क्या क्या क्रिटिसिज्म किया हुआ है। हाउ हैव दे इम्पेक्टेड फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, और इसने फेडरलिज्म को कैसे इम्पेक्ट किया है। पाकिस्तान के जो सेंटर और प्रोविंशियल रिलेशनशिप हैं वो इसने किस तरह अमेंड किए हैं, ये 2025 में सवाल पूछा गया था। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर में 2023 में भी सवाल पूछा गया, देयर इज एन ओपिनियन दैट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स हैंडेड ओवर टू द प्रोविंसेस इन 18th अमेंडमेंट शुड बी हैंडेड बैक टू द सेंटर, कि जो सब्जेक्ट्स 18th अमेंडमेंट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए गए थे उनको वापसी दे देना चाहिए। डू यू एग्री, इफ़ येस देन व्हाट सब्जेक्ट्स एंड वाई, इफ़ नॉट देन वाई। तो इसमें आपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए प्रूव करना था कि जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं क्या उनमें बेहतरी आई है कि नहीं आई। ये तो जब आपको इस वीडियो देखेंगे तो इससे आपको समझ आ जाएगी किसने इस तरह कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। अगर एफिशिएंसी नहीं बढ़ी तो इसको रिवर्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने चाहिए और कौन कौन से नहीं करने। ये पाकिस्तान अफेयर 2023 में आया हुआ था। अभी यही एक और सवाल 18वीं तरमीम का पाकिस्तान अफेयर 2022 में पूछा गया था। डिस्कस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान आफ्टर द अमेंडमेंट, वाई हैज क्रिटिसिज्म ऑन द अमेंडमेंट स्टार्टेड रिसेंटली, कि 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम ने फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ 1953 कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज किया था। उसमें कंकरेंट लिस्ट थी, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी। वाई हैज़ क्रिटिसिज्म ऑन द 18th अमेंडमेंट स्टार्टेड रिसेंटली, कि अभी इस पे क्यों शुरू हो गई है, कि इसको रिवर्स किया जाए या इसको मॉडिफाई किया जाए। तो ये वीडियो देखें, जब आप ये वीडियो देखें जो मैंने इसमें डिस्कस किया वो आपको मज़ीद बताऊँ आगे। जो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी, क्योंकि इस वीडियो को करने के बाद आपको 18वीं तरमीम के ऊपर कोई लेक्चर, वीडियो या शॉर्टकट देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको स्टडी करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब आप इससे नोट्स बना लेंगे, क्योंकि मैं आपको साथ साथ फैक्ट्स फिगर्स भी देता जाऊँगा और क्वेश्चन भी देता जाऊँगा, तो आप जब इसको तैयार कर लेंगे, इस वीडियो को तैयार कर लेंगे, तो आपको मज़ीद 18वीं तरमीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ना कि किताब से, ना यूट्यूब से, ना किसी लेक्चर से। पहला बताऊँगा कि 18वीं तरमीम कब पास हुई, किसने करवाई और इसमें क्या क्या था। उसके बाद 18वीं तरमीम के रिलेटेड क्या क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं और जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तानी और फॉरेन वो क्या कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि 18वीं तरमीम क्यों गई थी, इसकी वजह क्या थी। कि अभी जो 26वीं अमेंडमेंट की गई है उसमें तो एक तो उन्होंने उसकी क्या वजह, तो मैं भी 26 तरमीम तैयार करूँगा आपके लेक्चर उसके आध एस्पेक्ट्स को
तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कितनी देर में चाहिए। उसके बाद इसके टॉप 12 आर्टिकल्स हैं चेंज बाय 18 अमेंडमेंट, वो बताऊंगा जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि 18वीं तरमीम है क्या और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को टच किया। इसमें तो 102 को किया है, लेकिन मैं सिर्फ टॉप 12 को करूँगा। उसके बाद जो इसका सिंपल, अगर आपको सवाल पूछता है कि क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं, सिंपल इम्पैक्ट्स क्या थे 18वीं तरमीम के, वो बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम ने मार्शल लॉ का रास्ता कैसे रोका है, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे रोका है। उसके पॉइंट्स को बताऊंगे। और उसके बाद 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान के फेडरेशन के साथ क्या किया है, यानी फेडरेशन के स्ट्रक्चर जो भी 2023 में पूछा गया था कि सवाल फेडरलिज्म स्ट्रक्चर कैसे चेंज किया है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। उसके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है और 18वीं तरमीम ने कैसे उसको प्रोवाइड की, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद गुड गवर्नेंस और 18 अमेंडमेंट का क्या लिंक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये बात करेंगे हम जब पहले इसके ये बताएंगे कि इससे क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े, गुड गवर्नेंस कैसे इससे बेहतर हुई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो वो कैसे हुई, फेडरेशन पाकिस्तान में कैसे इम्पैक्ट हुई 18वीं तरमीम से। अब हम बात करेंगे कि 18वीं तरमीम को चैलेंजेस क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन में, कि 18वीं तरमीम प्रॉपर इससे हम फ़ायदा उठाने के लिए नुकसान क्यों उठा रहे हैं, इसको चैलेंजेस क्या क्या हैं वो बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे 18वीं तरमीम के फ़वाइद कौन कौन से हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन को इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, ओवरऑल पाकिस्तान को इससे क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं, वो बात करेंगे। उसके बाद शॉर्ट कमेंट, इसकी कमज़ोरियाँ समझ लें या इसके डिसएडवांटेज समझ लें, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद 18वीं तरमीम के रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की गई हैं कि ये सिर्फ जरदारी साहब ने अपने आप को प्रेसिडेंट के तौर पे मजबूत करने के लिए की, या अपनी पार्टी को वो कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रूव करने के लिए की। तो इस तरह के इसमें जो कंट्रोवर्सीज हैं वो बात करेंगे। और एंड पे हम बात करेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, कि जो इसके शॉर्ट के कमीज यानी इसके डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में कैसे तब्दील कर सकते हैं, और इसके खिलाफ जो चैलेंजेस है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके खिलाफ कंट्रोवर्सीज हैं उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। इसके अंदर मैं फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बताऊंगा, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को आगे बयान करने से पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को लाइक करें, उनको अपने दोस्तों के साथ जो CSS PMS या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, ताकि उस दोस्त का 18वीं तरमीम के रिलेटेड जितना डाटा टाइम ज़ाया होना है वो उसका टाइम बचा सकें। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके ऊपर आप कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें कौन कौन सी इंप्रूवमेंट की जा सकती है, और आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। शुक्रिया। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज़ 18 अमेंडमेंट, कि 18वीं तरमीम है क्या। 18 अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड ऑन 8 अप्रैल 2010, साइन इनटू लॉ ऑन 19 अप्रैल 2010। उसके बाद ए लैंडमार्क legal reform that reversed the centralization of power introduced by the military regimes and restored parliamentary supremacy। इसके लिए आप ये कोड लिखेंगे तो आपके लिए ये आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको इंट्रोडक्शन में कॉपी कर सकते हैं। reversed the centralization of powers introduced by the military regimes, restored parliamentary supremacy। इट अमेंडेड 102 आर्टिकल, जो मैंने बताया 102 आर्टिकल, 356 के 76 आर्टिकल हैं टोटल, उसमें से 102 आर्टिकल इसने अमेंड किए हैं। रिमूव द कंकरेंट लिस्ट एंड डिसॉल्व सिग्निफिकेंट पावर टू प्रोविंसेस। जो कंकरेंट लिस्ट थी जिस पे सेंटर को और प्रोविंशियल दोनों आपस में कंसल्टेशन के बाद अमेंड कर सकते थे, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, उसको ख़त्म करके जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व कर दी गई प्रोविंसेस को। 18वीं तरमीम ये था, आप इसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे आपके लिए फायदेमंद होगी। अब हम बात करेंगे कोटेशंस, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कह लें या इसको कोटेशंस कह लें। डॉक्टर इजाज़ शाफी गिलानी, जो गैलप एक NGO समझ लें जो सर्वे करती है पाकिस्तान का, जो उसका
जो उसका बैकबोन है, उसका जो ऑनर है वो है डॉक्टर इजाज शाफी गिलानी। उनका कहना है 18वीं तरमीम के बारे में, 18th अमेंडमेंट इज़ अ नेसेसरी करेक्टिव टू decade of authoritarian centralization. The 18th amendment is a necessary corrective to decades of authoritarian centralization. उसके बाद आयशा सदीका पॉलिटिकल एनालिसिस, आयशा सदीका जिसने बुक्स भी लिखी हुई हैं, हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस भी हैं और राइटर्स भी हैं। उन्होंने कहा है अमेंडमेंट एम ए डेमोक्रेटाइजेशन बट सफ़र फ्रॉम कैपेसिटी mismatches at provincial levels. The amendment aims at democratization. पाकिस्तान को डेमोक्रेटाइज करना चाह रही है अमेंडमेंट, लेकिन जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग की कमी की वजह से ये प्रोविंशियल से तंग हो रहे हैं, इससे सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद क्रिस्टाइन फेयर जॉर्ज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है क्रिस्टाइन फेयर, द 18th amendment is a bold experiment in federalism under the fragile state condition. फ्रेजाइल की वजह से हम वार ऑफ टेरर के साथ मुंसलिक थे, इसलिए वो कह रहा है कि फ्रेजाइल स्टेट ऑफ कंडीशन थी हमारी। 18th amendment is a bold experiment in the federalism under the fragile state conditions. और स्टीफन पी कोहेन ब्रोकिंग्स एक न्यूज़ वो कहते हैं एक मैगज़ीन है, जो ये उसका जो राइटर है वो कहता है डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू द 18th अमेंडमेंट बोथ पाकिस्तान चैलेंजेस एंड होप। ये एक सिंपल सी है कि डेमोक्राइजेशन थ्रू द 18th अमेंडमेंट इज बोथ पाकिस्तान चैलेंजिंग एंड होप। कि उसने सिंपल से समझाया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन इन पाकिस्तान जो 18वीं तरमीम के जरिए की गई है वो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज भी है, एक उम्मीद भी है। और ये एक सिंपल कोटेशन आप ये भी नोट कर सकते हैं। बाकी आपको 4 दे दी जो आपको आसान लगी वो आप कोटेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वाई वाज द 18th अमेंडमेंट नीडेड, कि 18वीं तरमीम की ज़रूरत क्या थी, कि 18वीं तरमीम क्यों गई थी। इसका जो पहला स्टेप है वो है अनडू सेंट्रलाइज कंट्रोल बाय मिलिट्री रेजिम्स। जो सेंट्रलाइज जो पावर थी वो सेंटर्स को दे दी गई थी, जो यानी प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर चली गई थी, यानी कंसंट्रेटेड पावर थी कि जब भी प्रेसिडेंट जाता था वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देता था पावर। उसके बाद आर्मी चीफ जो था वो प्रेसिडेंट लगाता था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी प्रेसिडेंट लगाता था। तो ये उसकी डिस्कशन क्रिएशनरी पावर थी, वो जिसको चाहे लगा देता सरकार का। तो ये डिसेंट्रलाइज करने के लिए ज़रूरत थी। ट्रांसफर की पावर बैक टू पार्लियामेंट एंड रिपीलिंग द कंट्रोवर्शियल 17th अमेंडमेंट फ्रॉम मुशर्रफ ने जो अपनी पावर अपने पास रखी थी प्रेसिडेंट की, एक्सेसिव पावर अपने पास रखी थी, उसको ये करने के लिए बहुत ज़रूरी था। उसके बाद स्ट्रेंथन दूसरा जो इसका जरूरी थी वो था स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड रिस्टोर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान जो था वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री था। लेकिन जो 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और जब 1993 में आया तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में शिफ्ट हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो लेकिन ये 17वीं तरमीम ने इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया था। इसलिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जो उसकी जो कहते हैं सोल कहते हैं या जो रूह थी उसको ज़िंदा करने के लिए ज़रूरी थी कि जो 1970 कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके मुताबिक उसकी रोह को उजागर करने के लिए ज़रूरी था। स्पिरिट कह रही है सोल कर लें। 18वीं तरमीम चाहती थी कि जो एग्जेक्टिव पावर जो सारी जो एग्जेक्टिव पावर सेंट्रलाइजेशन थी जो पावर थी प्रेसिडेंट से उसको रिमूव करके पार्लियामेंट में शिफ्ट की जाए और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड बंदा है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जो नंबर 3 था वो कहता था एम्पावर प्रोविंसेस टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक डेवलपमेंट एंड एथनिक नीड्स। उसके बाद ज़्यादा जो फेडरलिज्म जो था हमारा वो सारी मोस्टली पावर्स सेंटर के पावर सेंटर्स के पास थी, रजिस्ट्रेशन भी सेंटर के पास थी, बहुत ज़्यादा जो हमारी पावर थी वो सेंटर्स के पास थी। लेकिन जो सेंटर में बैठ के जो हिकमत अमली कर रहा रजिस्ट्रेशन यानी जो कानून साजी कर रहा था उसको जो प्रोविंसेस के जो बैकवर्ड एरियाज हैं उसको उनको पता नहीं होता था, इसलिए वो बाज़ औक़ात पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट करते थे। इसलिए
18वीं तरमीम ये थी कि जिससे वो प्रोविंशियल को पावर मिले कि वो अपने ज़रूरियात के मुताबिक लेजिस्लेशन कर सकें, कानून साजी कर सकें, इसलिए ये ज़रूरी थी। उसके बाद रिमूव डिस्क्रिशनरी पावर्स, आर्टिकल 58(2)B, ये सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की गेम में खेला गया ना, गलत इस्तेमाल किया गया, ये था आर्टिकल 58(2)B, रिमूव डिस्क्रिशनरी प्रेसिडेंशियल पावर्स, कि प्रेसिडेंट के पास 58(2)B के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी कि वो जो अपनी मर्जी के मुताबिक नेशनल असम्बली को तोड़ सदा डिज़ोल्व करने की पावर थी, और इसको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता था प्रेसिडेंट को, इसलिए ये पावर को ख़त्म किया जा इसको 58(2)B को ख़त्म किया गया। इसको करना ज़रूरी था, वरना हमारे पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती थी। जैसे कोई स्टेबिलिटी आती थी, कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई बोल्ड डिसीजन लेता था तो पीछे से जो हमारा प्रेसिडेंट होता था वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर देता था। उसके बाद रिवाइव द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एज इफेक्टिव, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आइडिया तो दिया गया था, लेकिन इसको इतनी मजबूती नहीं दी गई थी कि इसके मुताबिक इसके लिए कोई प्रॉपर कहते हैं कि गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड की गई, इसके मेंबर्स कौन होंगे, इनका काम क्या होगा और इनकी मिनिमम मीटिंग्स कब होगी, लेकिन 18वीं तरमीम के ज़रिए इनको मजबूत किया गया, इस जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए मजबूत किया गया। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए जो वो खर चलिस्तान केनाल प्रोजेक्ट था, उसको जो इशू था वो सिंध का जो मेन इशू था वो इसके थ्रू ही डिज़ोल्व किया गया है। उसके बाद जो 5वीं थी वो कहता है नेशनल फॉस्टर नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिड्यूसिंग प्रोविंशियल ग्रीवेंसेस, जो प्रोविंशियल ग्रीवेंसेस थे यानी जो उनके वो मसाइल थे वो कम करने के लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी। 18 अमेंडमेंट एम टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ स्मॉलर प्रोविंस एंड एथनिक माइनॉरिटीज, जो एथनिक मिनॉरिटीज़ थी उनके जो गम थे उनको कम करने के लिए और उनके जो मसाइल थे उसको कम करने के लिए अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी थी, वरना हमारे जो मुल्क था वो डिसइंटीग्रेशन तक पहुंच चुका था। क्योंकि सिंधी डिमांड कर रहे थे कि हमें जो हमारे पाकिस्तान में जो 1971 का जो इंसिडेंट हुआ था जिसे हम फॉल ऑफ ढाका कहते हैं, वो भी नेशनल इंटीग्रेशन यानी उनको पावर न देने की वजह से ये हुआ था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी न देने की वजह से हुआ था। क्योंकि जो हमारी लीड क्लास थी वो जो फ़ायदा ज़्यादा जो उसकी अर्निंग थी वो कहीं और जगह इस्तेमाल होती, जैसे कि बलोचिस्तान के साथ हो रहा है कि अर्निंग बलोचिस्तान की है लेकिन वो पंजाब में KPK में और सिंध में इस्तेमाल यूज़ हो रही है, लेकिन जो बलोचिस्तान में बहुत कम यूज़ हो रही है, इसलिए वहाँ BLA डिमांड कर रही है ऑटोनॉमी, यानी अपनी अलग स्टेट डिमांड कर रही है जैसे बांग्लादेश हुआ था। लेकिन उम्मीद है कि 18वीं तरमीम इसको कम करने की कोशिश की है। 18वीं तरमीम में चाहिए थी कि जो सेंट्रलाइज पावर थी उनको कम किया जाए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए, प्रोविंसेस को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक लेजिस्लेशन करने की वो दी जाए, पावर दी जाए, डिस्क्रिशनरी पावर थी जो प्रेसिडेंट के वो ख़त्म किया जाए, वरना हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुश्किल थी। उस पर रिवाइव द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो आइडिया तो दिया गया था लेकिन उसके प्रॉपर गाइडलाइंस और उसका काम करने का तरीका वजह नहीं किया गया था, उसके लिए ज़रूरी था इसको बनाना, और नेशनल जो ग्रीवेंसेस थे उनको ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है कि 12 आर्टिकल्स चेंज बाय द 18 अमेंडमेंट। जो पहला आर्टिकल चेंज हुआ हुआ है आर्टिकल 6, हाई ट्रेजन केस, स्कोप ऑफ हाई ट्रेजन वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड जजेस हु अबेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। पहले जो था जो हाई ट्रेजन केस ये था कि जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन जो मुल्क के खिलाफ गिरफ्तारी करेगा तो वो हाई ट्रेजन केस के अंदर आएगा, लेकिन इसको बढ़ाकर ये कर देगा जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को सबोगेट करेगा, रिवर्स करेगा या उसको कैंसिल करेगा तो उसको वो भी ये गद्दार ही समझा जाएगा। और इसमें ये भी शामिल किया गया है जो वैलिडिटी देगा जज, वो भी जैसे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, उस वक्त जज जो उसको वैलिडेट करेगा वो भी हाई ट्रेजन के अंदर आएगा। इसका जो आप एविडेंस कोट कर सकते हैं वो है एविडेंस 1919 सेंटेंसिंग ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ फॉर हाई ट्रेजन। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे उनको भी इस केस के तहत हाई सेंटेंस की गई थी, लेकिन वो बीमार होने की वजह से पाकिस्तान में
सदाक काटना ना सके, लेकिन उनको एक ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दी गई है। अब जो भी कंस्टिट्यूशन को सबमिट करेगा, कैंसिल करेगा या उसको इग्नोर करेगा तो उसको हाई ट्रेनिंग केस के अंदर डाल दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स में आपको जो दिए गए थे वो आर्टिकल 25A यानी ये प्रेफरेंस को दे दिया गया। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया, फेयर ट्रायल यानी फेयर ट्रायल जो सबसे पहले बंदे उठा लिए जाते थे पॉलिटिकल बेसिस पे। तो आप 1990 से देखा 2000 आप देखें, उसमें आप देखेंगे कि अभी जब हुकूमत चेंज हो रही है तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स आ रहे होते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के ज़रिए फेयर ट्रायल राइट दिया गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं वो दिया गया, और इसमें 18 फंडामेंटल राइट्स को बेहतर किए गए। उसके बाद आर्टिकल 58 जिसने पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली जो 58 टू दिया था इसको ख़त्म किया गया, जिसके पीछे मैं बात कर चुका हूँ। उसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसेस, द लेजिस्लेटिव प्रोसेस वाज रीडिफाइंड टू इंश्योर ए मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन बोथ हाउसेज ऑफ कॉमन। बाद का जो हमारी जो इशू होता था वो नेशनल असेंबली से पास हो जाता था तो सेनेट से पास नहीं होता था, सेनेट से पास हो जाता था तो नेशनल असेंबली से पास नहीं होता था। इसके लिए उनकी जॉइंट सीटिंग का ऑप्शन दिया गया कि अब जो कोई इशू होगा वो दोनों आपस में मिल के भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जॉइंट सीटिंग का ऑप्शन दिया गया। उसमें लिमिट ऑन रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता था वो आपका 120 दिन तक रहता था, लेकिन वो अपनी मर्जी से मुताबिक कर सकता था। लेकिन अभी वो पहले नेशनल असेंबली से पास करवाएगा फिर वो इशू को जारी कर सकता है। इस तरह उसने काफ़ी मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाया था इस अमेंडमेंट ने। उसके बाद आर्टिकल 90 से 100 एग्जेक्टिव पावर रिएलोकेटेड, जो एग्जेक्टिव पावर थी वो एग्जेक्टिव को ट्रांसफर की गई। फॉर एग्जांपल जो हमारी जो प्रेसिडेंशियल पावर थी एडिशनरी पावर उसको रिवर्स प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट को शिफ्ट किया गया था। उसके बाद आर्टिकल 101 to 105 प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस रीडिफाइन, The appointment process of provincial governors was altered to require the Prime Minister advice and roles of provincial assemblies were strengthened। जो प्रोविंसेस के गवर्नर आते थे वो जो प्रेसिडेंट था वो मर्जी से लगा रहा था, लेकिन और वो मुल्क से किसी जगह से भी हो सकता था। लेकिन अभी ये इंश्योर किया गया इस अमेंडमेंट में कि जो गवर्नर होगा वो सूबे का रेशियो डोमिसाइल उसका सूबे का होगा, और जो सेलेक्ट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करेगा, और जो उसका चीफ मिनिस्टर है वो भी उसको एडवाइस करने के बाद वो लेटर लिखेगा प्रेसिडेंट को और वो फिर अपॉइंटमेंट होगी उसकी। पहले तो प्रेसिडेंट जैसे जिसको ज़्यादा इसको लगा देता था। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स अमेंडेड बाई प्रोविंसेस। उसके बाद आर्टिकल 148 ऐड किया गया। जो लोकल गवर्नमेंट्स थी पावर जी अब लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द लोकल गवर्नमेंट्स को पावर ट्रांसफ़र करें। Provinces to establish local governments with political, administrative and financial authority ensuring grassroots participation in governance. To establish local governments and political, administrative, financial authority ensuring grassroots participation in governance, कि गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। उसके बाद जो कंकरेंस लिस्ट का जो ऑप्शन था वो एबॉलिश कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दी गई 142 का जो आर्टिकल था। उसके बाद आर्टिकल 153 से 155 स्ट्रेंथन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड इंटरप्रोविंशियल मैकेनिज्म, ये भी अब बात करेंगे, कॉमन इंटरेस्ट आएगा आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। उसके बाद 160 NFC अवार्ड मेड बाइंडिंग। NFC अवार्ड था पहले नॉन बाइंडिंग होता था कि प्रोविंस अगर चाहते तो वो एग्रीमेंट करते नहीं करते, लेकिन इसके जरिए इसको बाइंडिंग बनाया गया और इसमें शर्त रखी गई जो इतना शेयर अब दिया गया है प्रोविंसेस को वो कम नहीं किया जा सकता। तो जो उसकी प्रोविंशियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते था आर्टिकल। उसके बाद जो मेन आर्टिकल था वो था 175A। इससे पहले जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो
प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो अपनी मर्जी से अपॉइंट करता था, लेकिन इसके बाद जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी इंट्रोड्यूस कराई गई थी। जुडिशल कमीशन जो अब 3-4 बंदे देगा, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी उसके उनको एक बंदे को पास करेगी जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगेगा। एम टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिटोक्रेसी इन द जुडिशल अपॉइंटमेंट्स। तो ये स्टेप जुडिशरी को भी इसने टच किया था, इसमें ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। अभी हम बात करेंगे कि 6 मेन इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैंने ज़्यादा इम्पैक्ट्स नहीं बताया जितना हम पेपर में लिख सकते हैं उतना हम बात करेंगे उसके, क्योंकि पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके इम्पैक्ट्स बताएंगे, फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएंगे। तो मैंने सिर्फ 6 लिखे हैं जो आप इजीली पेपर में लिख सकें। इसका जो पहला इम्पैक्ट पड़ा था वो था डेवोल्यूशन ऑफ फेडरल पावर्स, फेडरल सब्जेक्ट्स टू प्रोविंसेस, 47 फेडरल सब्जेक्ट्स टू प्रोविंसेस। तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स है वो बताता हूँ आपको। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, इसमें जो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर और इस तरह के और से भी 47 जो पावर्स थी वो शिफ्ट की गई थी सेंटर से प्रोविंसेस को। आप इसमें दिस मूव एम्पावर प्रोविंसेस टू लेजिस्लेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टेलर टू देयर यूनिक सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, के जो अपने कॉन्टेक्स्ट उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अपने मुताबिक बना भी सकें और अपने मुताबिक इम्प्लीमेंट भी कर सकें, जिसमें सेंटर का कोई ना हो रोल, क्योंकि उनको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल इसके आप कोट करेंगे, एग्जांपल ले लें। प्रोविंसेस लाइक खैबर पख्तूनख्वा, KPK एंड बलोचिस्तान हैव डेवलप्ड रीजन स्पेसिफिक करिकुला एंड हेल्थ केयर इनिशिएटिव पोस्ट डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन के 18वें तरमीम के बाद जो KPK और बलोचिस्तान ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सिलेबस और हेल्थ केयर इनिशिएटिव लिए हैं। उसके बाद नंबर 2 था इनहैंस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विया NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो 7 था, जो ये आप ये कोड करेंगे, जो 7 NFC अवार्ड था ये 18वें तरमीम के साथ लिंक है। अठारहवीं तरमीम के अंडर जो फेडरल रेवेन्यू था वो 50%, प्रोविंशियल का जो था टोटल बजट में से वो 50% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया था। उसके बाद जो प्रोविंसेस का हिस्सा था वो पहले तो सिर्फ होता था उसकी आबादी पर, लेकिन अब इसमें और भी फैक्टर्स ऐड किए गए थे। वो था जैसे पॉवर्टी उसमें कितनी है, पॉवर्टी रिलेटेड, उसके बाद उसकी रेवेन्यू जनरेशन कितनी है, उसके बाद उसकी आबादी कितनी है, ये 3-4 फैक्टर्स को बनाया गया था। उसके बाद NFC अवार्ड बनाया गया था। इसके जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था वो बलूचिस्तान को हुआ था। बलूचिस्तान हु शेयर इंक्रीज बाई 3.8%, बलूचिस्तान का था, इसके ज़रिए 3.8% बजट बढ़ा था, क्योंकि उसमें उसकी लेस डेवलपमेंट है और पॉवर्टी उधर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका जो बजट था वो 3.8% बढ़ा था NFC की प्रॉपर डिवीजन के तहत। रिवाइवल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ये पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाया गया था इसके जरिए। 58(2)B आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद डिसॉल्व नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान खत्म हुई थी, इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हमारी मजबूत हुई। ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी मजबूत हुई। मोर इंक्लूसिव फेडरलिज्म स्पेशली फॉर स्मॉलर प्रोविंसेस, द डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज हैव अलाउड स्मॉलर प्रोविंसेस टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक डेवलपमेंट नीड्स मोर इफेक्टिवली, कि जिनको जब इनको अपना बजट दे दिया गया, जब इनको बजट दिया गया स्मॉलर प्रोविंसेस को, तो उन्होंने अपनी ज़रूरियात को नज़र रखते हुए अपना जो डेवलपमेंट फंड था लगाना शुरू कर दिया। वरना जो सेंटर में बैठा था उसको क्या पता कि प्रोविंस को कहाँ ज़रूरत है बजट की। इसका जो मकसद था वो था कि जो उनके जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस थे उसको कम करना और प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, आपस में नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना। और जो 5वां इसका इम्पैक्ट था वो था एम्पावर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उसके बाद जो 18वें तरमीम का जो दूसरा 5वां बड़ा इम्पैक्ट था वो था
The amendments revitalized the CCI by amending regular meetings and expanding its role in resolving inter-provincial and federal provincial disputes. जो प्रोविंशियल आपस में वो थे क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व करें, जो वर्टिकल इश्यूज थे उनको भी रिजॉल्व किया जाए। जो इसका जो चेयरमैन था वो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इसमें जो इसके मेंबर्स थे वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 4 जो वो चीफ मिनिस्टर हैं, और 3 फेडरल मिनिस्टर मिलके ये काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट को जो उसकी मिनिस्ट्री का रिलेटेड होगा उसके साथ मिला के बात करेंगे। और इसकी वजह से हमारा जो चोलिस्तान थर्ड प्रोजेक्ट था वो अच्छे से रिजॉल्व हो गया, वरना ये सिंध प्रोविंस का बड़ा तक बंद कर दिया गया था। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की पावर थी कि उसने इसको रिजॉल्व किया। इंस्टीट्यूशनलाइज लोकल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, उसका जो छठा फायदा था वो था इंस्टीट्यूशनलाइज कि पहले लोकल गवर्नेंस कभी गवर्नमेंट बनती थी नहीं बनती थी, लेकिन अब ये बाइंडिंग कर दिया गया कि अभी जो आर्टिकल 140 था उसके तहत ये लोकल प्रोविंसेस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी ड्यूटी है कि लोकल गवर्नमेंट्स को इंश्योर करे, और उसके लिए जो अपनी पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंशियल है, वो सारी पावर लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर करते ताकि इसकी वजह से लोकल प्रेमिसेस को कम किया जा सके और लोकल पॉलिटिकल पार्टीशन को बढ़ाया जा सके। आप 6 इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट्स आप लिख सकते हैं, और जब मैंने जो बातें की आप इसको नोट कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब बात करेंगे हम इसके प्रोविंशियल जो मार्शल लॉ 18वीं तरमीम के बाद 2010 के बाद हमने हाइब्रिड गवर्नमेंट भी देखी है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखे, लेकिन मार्शल लॉ नहीं देखा। इसकी जो वजह आता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले है स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, कि जो सबसे पहले जो था प्रेसिडेंट था, तो प्रेसिडेंट को आप इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते थे, लेकिन अभी जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास हैं। पार्लियामेंट की जो पावर आती है वो नेशनल असेंबली में 344 मेंबर्स बैठे हैं, उनमें से एक नुमाइंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर अभी अपनी असेंबली तोड़ेगा तो वो भी उसकी पावर भी जाती रहेगी, इसलिए प्रेसिडेंट के पास तो पावर रहती थी, लेकिन चाहे असेंबली टूट भी जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्योंकि नेशनल असेंबली का ही मेंबर था इसलिए वो उसको इन्फ्लुएंस कितना मर्जी किया जाए लेकिन वो अपनी हुकूमत को कभी नहीं गिराएगा। उसके बाद इसके बारे में कोटेशन एक नोट कर लें, ये जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम, जस्टिस रिटायर नासिर असलम ने कोटेशन की है। द 18th अमेंडमेंट हैज़ 45 पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्लोजिंग द बैक डोर फॉर मिलिट्री टेक ओवर्स। ये आप इसको नोट कर लें, मैं दोबारा कह देता हूँ। द 18th अमेंडमेंट हैज़ 45 पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्लोजिंग द बैक डोर फॉर मिलिट्री टेक ओवर्स। मिलिट्री टेक ओवर्स के लिए अब इसने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये किसने कहा है? जस्टिस नासिर असलम ने कहा है। अब दूसरी बात करते हैं कंटेनमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर्स। जो प्रेसिडेंट के पावर थी, डिस्कशनरी पावर्स की, अपनी मर्जी से चीफ मिनिस्टर लगा वो आर्मी चीफ लगा रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा रहा था। उसके बाद जो वो नैब के जितने भी थे ना उसके पास अपनी पावर्स थी, तो उसकी ख़त्म करने से तब द प्रेसिडेंट बिकम ए सेरेमोनियल हेड, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एग्जेक्टिव मैनिपुलेशन फॉर मिलिट्री इंटरेस्ट। मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए अब जो प्रेसिडेंट कर रहा था, ग्रैब कर रहा था पावर्स को, अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, उससे ही कम हुआ है। उसके बाद तीसरा है वो है रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सुप्रीम लॉ। अभी जो सुप्रीम लॉ यानी रिवाइवल ऑफ यानी अभी इसको सुप्रीम लॉ बनाया गया है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इतनी वैल्यू मैटर नहीं करती। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी इसमें कोई इसको भी रिमूव किया गया था। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को एलिमिनेट किया। अगर अभी कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट करता है, कैंसिल करता है या इसको ओवरलैप करने की कोशिश करता है तो वो हाई ट्रेन केस में आ जाएगा, जिसकी एग्जांपल कोर्ट मैंने बताई थी। मुशर्रफ को उसके लिए जुर्म कर दिया गया था। अब यह जुडिशल इंडिपेंडेंस इनहेंस। उसके बाद इस 18वीं तरमीम ने जुडिशल इंडिपेंडेंस को बढ़ाया है, क्योंकि उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आता था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो प्रेसिडेंट का इलेक्टेड था और वो उसको क्योंकि वो उनका सिलेक्टेड बनता था इसलिए वो उनकी बातें मानता था। उनके जो मार्शल लॉज को वो भी
उसको लीगलाइज करता था, लेकिन अब क्योंकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट और या वो सीनियरिटी के बेस आ रहे थे, इसलिए वो किसी के अंडर प्रेशर नहीं आते थे। Reducing the chances of judiciary limitizing military role as in the past जो डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बनाया था उससे कम हुआ। उसके बाद presidential autonomy, decentralization, devolving powers to premises under 18th Amendment, decentralized governance, making it harder for a centralized authoritarian regime to take over all administrative units effectively। क्योंकि डिवॉल्विंग पावर की वजह से अब जो हर सूबे का अपने मिनिस्ट्रीज हैं, तो पहले जो था वो जो टेक ओवर इजीली कर लेता, जब मिलिट्री लीडर होता था वो अपनी जो इस्लामाबाद में मिनिस्ट्रीज को इजीली ओवरलैप कर सकता था, लेकिन अभी उसको करना मुश्किल। डायल्यूटिंग पावर मोस्टली पावर डिवोल्व हो चुकी हैं, तो उनकी अपनी मिनिस्ट्रीज क्रिएट हो चुकी हैं, तो इसलिए सबको सेंट्रल में उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका 18वीं तरमीम ने मार्शल लॉ का रास्ता भी रोका है। ये आप नोट कर लें, उसके बाद जो आगे आएगा उससे बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद जो 18वीं तरमीम है उसने फेडरेशन को पाकिस्तान के कैसे मजबूत किया है। सबसे पहला जो उसने फेडरेशन मतलब कि वह बैलेंस सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस, जो सेंट्रल प्रोविंशियल के रिलेशन को उसको बैलेंस किया है। सबसे पहले जो सेंटर था वो हाई सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन थी हमारी, लेकिन अब ये प्रॉपर फेडरेशन में हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है। पहले हाई सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन होती थी। बैलेंस सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस, द अमेंडमेंट डिसमेंटल द concurrent legislative list, transferring numerous subjects including education, health and environmental to provincial jurisdiction। तो इसने 47 सब्जेक्ट्स को प्रोविंसेस में डिल्यूट किया, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भी मजबूत किया गया। जब कोई इश्यूज होता है सेंटर में प्रोविंसेस में या प्रोविंसेस में इशू होता है तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद रिड्यूस इथनिक एलाइनेशन इक्वली इन बलूचिस्तान के पीके, भाई जो उनके जो अलहदा होने की कोशिश कर रहे थे कि बलूचिस्तान के पीके, उनको भी वो जो इश्यूज थे वो कम किए हैं, आपस में नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत किए। by granting provinces greater control over their affairs and resources, the amendment aimed to address long-standing grievances of smaller provinces। जो उनके जो ग्रीवेंसेस थे स्मॉलर प्रोविंस के उसको कम करने की कोशिश की, और जो नेशनल एथनिक अलाइनेशन थी जिन्हें अलहदा होने चाह रहे थे वो उससे कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल कोट कर सकते हैं, बलूचिस्तान शेयर इन NFC अवार्ड इंक्रीज बाई 3.8% acknowledging its development needs। Balochistan share in NFC award increased by 3.8% acknowledging its development needs कि हमारा ये सबसे कम डेवलप एरिया, इसके डेवलपमेंट के लिए इसका बजट बढ़ाया जाए, जो 3.8% बढ़ाया गया था। नंबर 2 है इंक्रीज प्रोविंशियल रोल इन काउंसिल इन कॉमन इंटरेस्ट। उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पहले में सिर्फ हमारा प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता था, और जिसमें दूसरे प्रोविंसेस की थी वो मिनिमम रोल होता था, लेकिन इसके ज़रिए 18वीं तरमीम के बाद रोल बढ़ा दिया गया है। आफ्टर अमेंडमेंट इट बिकम मैंडेटरी फॉर द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू मीट एट लीस्ट 190 days एवरी 90 days कि 90 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर लाजमी है कि इनकी एक मीटिंग हो, जो इनके दरमियान को इश्यूज़ हैं वो उनको शुरू में रिजॉल्व किया जाए, ना कि जो खतरनाक पोजीशन ले रहे हैं। विद इस मेंबरशिप मेंबर आपको बता चुका हूँ इसके दिस स्ट्रक्चर इंश्योर दैट प्रोविंसेस हैज अ सिग्निफिकेंट वॉइस इन नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो इससे जाहिर करता है नेशनल डिसीजन प्रोसेस है उसमें प्रोविंसेस का रोल बड़ा है। उसके बाद ग्रेटर फिस्कल फेडरलिज्म थ्रू NFC,
ग्रेटर फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल कहते हैं फाइनेंशियल्स को, बजट को, थ्रू NFC अवार्ड। NFC अवार्ड के जरिए जो इनके प्रोविंसेस को उनको जो फिक्स क्या दिया गया है, तो आप इसका बजट बढ़ा सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम से पहले जो प्रोविंसेस का शेयर होता था वो 50% हुआ करता था, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये 57.5% बढ़ा दिया गया है। और इसमें शर्त लगाई गई है कि ये इसको आप कम ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कम नहीं कर सकते। इस तरह उनकी प्रोविंशियल्स की जो है वो फिजिकल फ्रीडम इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद इंक्रीज पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी अक्रॉस रीजन्स, जो इसका 5वां फ़ायदा हुआ है फेडरेशन को, वो है इनहेंस पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी, यानी शामिल करना अक्रॉस रीजन के सब रीजन को इसमें शामिल किया गया, पॉलिटिकल रीजन को शामिल किया गया है। द अमेंडमेंट एम्फसाइज ऑन डेवोल्यूशन एंड प्रोविंशियल एम्पावरमेंट हैज़ फोस्टर ग्रेटर पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी, कि इस अमेंडमेंट ने प्रोविंशियल एम्पावरमेंट हैज़ फोस्टर यानी बोस्टेड ग्रेटर पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी। दिस इंक्लूसिविटी यानी जो सबकी शमूलियत है इज़ एविडेंट, मिसाल वो कहते हैं गवाह है, in the increased representations of provincial interest in national forums like CCI and the more equitable distribution of resources through NFC। इसकी आप जो देखनी हो मिसाल तो वो काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट में देखें कि तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर बैठे होते हैं कि आप अपने सूबे के लिए वो जो कोई इशू मांगना चाहते हैं, बजट जितना चाहते हैं वो उतना मांग सकते हैं, उसको जो इनको इशू हुई है वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए भी इनको फाइनेंशियल फ्रीडम दी गई है। उसके बाद 18वीं तरमीम और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या दी है। इसका जो पहला पॉइंट है वो है रिमूव्ड कंकरेंट लिस्ट गिविंग प्रोविंसेस फुल कंट्रोल ओवर एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। जो कंकरेंट लिस्ट थी वो उसको अबॉलिश कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो इसके ज़रिए जो उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक लेजिस्लेट और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अलाउड प्रोविंशियल जुडिक्शन इंडिपेंडेंटली, अब जो उनके 47 वो कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं वो आप इंडिपेंडेंटली बना सकते, अपने उसको लेजिस्लेट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। This empowerment enable provinces to develop laws and policies that reflect their unique cultural, social and economic circumstances, कि अपनी वो सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को देखते हुए लेजिस्लेशन कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथन लोकल इंस्टीट्यूशन लाइक प्रोविंशियल असेंबलीज, लोकल असेंबलीज को भी इसने मजबूत किया है। आर्टिकल 40A mandated that each province establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility to elected representatives, कि 40 ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल प्रोविंशियल असेंबलीज की कि वो इसको इंश्योर करेगा कि उसको लोकल गवर्नमेंट्स बनाए और जो उसकी पावर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करे। उसके बाद फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन विद इंक्रीज शेयर इन फिजिकल डिविजिबल पोल, कि इनका जो फिजिकल फाइनेंशियल भी प्रोवाइड की गई है, फाइनेंशियल फ्रीडम कह लें, इंडिपेंडेंस दी गई है प्रोविंसेस को कि अपनी जो फाइनेंशियल मैटर्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करें। क्योंकि अब पहले इनका 50% शेयर था, अब 57.5 शेयर कर दिया गया, यानी अभी इनका शेयर भी बढ़ गया और इनकी फ्रीडम भी बढ़ गई है। Provinces received greater financial autonomy to fund and manage their devolved responsibilities effectively, इसकी वजह से वो अपनी वो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं वो उनको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो 5वां फ़ायदा हुआ है वो है इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। With increased legislative and financial autonomy, provinces were empowered to formulate and implement their own development plans and policies, कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक प्लान और पॉलिसीज बना सकते हैं।
This autonomy allows for more targeted and region-specific development initiatives addressing local challenges and leveraging unique provincial strengths. कि वो अब इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क प्लानिंग और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क काम सकते हैं जो अपनी ज़रूरियत के मुताबिक अलाउ फॉर मोर टारगेटेड एंड रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स कि अब उनको जो रीजन इनिशिएटिव ले सकते हैं। 18वीं तरमीम से पहले आपने देखा होगा कि सिर्फ लाहौर कराची लाहौर कराची पेशावर और क्वेटा इन 4 मेन सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते थे, लेकिन अब 18वीं तरमीम के बाद हर MNA अपने इलाकों के लिए MPA अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाता है कि हमें बजट चाहिए, हमारी डेवलपमेंट इतनी हमें चाहिए। आप देखेंगे कि अब सब सूबों में इक्वली अब ऐसा ऐसा हर जो सूबा है वो डेवलप हो रहा है। ये सब किस वजह से हो रहा है? वो 18वीं तरमीम की वजह से हो रहा है। उसके बाद 18वीं तरमीम की वजह से गुड गवर्नेंस या डेवोल्यूशन पावर से क्या फ़ायदा हुआ है? सबसे पहला जो फ़ायदा हुआ है वो है इनहेंस क्लोजर सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एट प्रोविंशियल लेवल्स। अब जो सर्विस डिलीवरी वो बेहतर हुई है क्योंकि अब जो हर सूबा है वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक प्लानिंग अपना शेयर ज़रूरियात के मुताबिक डिसाइड कर सकते नहीं तो पहले वो डिपेंडेंट था फेडरल पे। सब्जेक्ट्स जो थे 47 सब्जेक्ट्स जो एजुकेशन थी वो उनके अलहदा होती थी, जो सेंटर की होती थी वो सूबों पे बालों का फिट बैठती थी नहीं बैठती थी। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन है हेल्थ है इन सब्जेक्ट्स में अपनी ज़रूरत के मुताबिक और बेहतरीन सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं। इनेबल प्रोविंस टू टेलर सर्विसेज टू लोकल नीड्स। फॉर इंस्टेंस Ministry of Health was allowing provinces to manage healthcare systems more directly, leading to region-specific health initiatives. Ministry of Health was devolved, allowing provinces to manage healthcare systems more directly, leading to region-specific health initiatives. रीजन की ज़रूरत के मुताबिक वो अपने इनिशिएटिव ले सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल नीड्स। क्या इनको ऑटोनमी बढ़ी है, इसके जो लोकल नीड्स के मुताबिक इनको ऑटोनमी दी गई है जिसकी वजह से वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस कैन नाउ डिज़ाइन एजुकेशन करिकुलम दैट रिफ्लेक्ट रीजनल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स एनहांसिंग स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। जो एजुकेशन है वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में और रीजनल लैंग्वेज में वो क्या कहते हैं प्रिंट कर सकते हैं जिसके अंदर उसका जो रीजनल लैंग्वेज कल्चर्स और जो स्टूडेंट और टीचर की इंगेजमेंट हो वो बढ़ाने के लिए एजुकेशन में बेहतर हुआ है। रिस्पॉन्सिव नीड्स लोकल नीड्स के मुताबिक ये इसने इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी विया प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी विया प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। पोस्ट अमेंडमेंट 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस हैज इम्प्लीमेंटेड देयर ओन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लॉज। फॉर एग्जांपल KPK enacted right to information law in 2013, empowering citizens to access government records and promoting transparency. अकाउंटेबिलिटी में इंक्रीज हुई है क्योंकि अब जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो हर प्रोविंस अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेजिस्लेट और इम्प्लीमेंट कर सकता है। 18वीं 2013 में KPK में एक लॉ बनाया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसके ज़रिए कोई भी सिटीजन जाके गवर्नमेंट से रिकॉर्ड्स और पूछ सकता है और जिससे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी। उसके बाद जो मिलिट्री लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट था बाद ऐसे ना सेंटर पहले अपनी गवर्नमेंट बनाता फिर प्रोविंसेस की बनाता फिर कभी जब अगर टाइम बच जाता तो वो लोकल बनाता था। लेकिन अब ये प्रोविंसेस पे ऑब्लिगेशन है या उनकी ड्यूटी है कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को बनाएं आर्टिकल 40A के तहत। In 2021, the Supreme Court ruled that the Punjab government resolution of local government unconstitutional, emphasizing the necessity of functioning local government for
डेमोक्रेसी 2021 में जब लोकल गवर्नमेंट्स को अबॉलिश किया गया था तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो दी थी, वर्डिक्ट दिया था। इन 2021 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ऑर्डर दिया दैट द पंजाब गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल के वो गैर आईनी स्टेप था। एम्फसाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए लोकल गवर्नमेंट्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो था वो था रिडक्शन इन ब्यूरोक्रेटिक रेट टेप एट फेडरल लेवल बाय ट्रांसफरिंग जो रेट टेप जो फेडरल के बाद बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था कि वो 4 सूबों को, उन 4 सूबों की ज़रूरियात मिनिस्ट्रीज़ को और उसके बाद अपनी जो सेंटर में उसको संभाल रहे थे। लेकिन डेवोल्यूशन के बाद अब जो रेड टेप जो सुस्त रवि थी वो कम हुई है। बाय ट्रांसफरिंग नंबरिस फंक्शन टू प्रोविंसेस द फेडरल गवर्नमेंट लोड हैज डिक्रीज अलाउइंग फॉर मोर स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। अब वो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ी है, उनका जो काम है स्ट्रीमलाइन हुआ है। अब वो जो फेडरल वाले हैं सिर्फ ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पे फोकस करते हैं। पूरे पाकिस्तान अपनी की हर सूबे की अपनी मिनिस्ट्री है। उसके बाद जो डुप्लीकेशन एफर्ट्स होती थी कि प्रोविंसेस अपने लिए कोशिश कर रहा होता था और सेंटर अपने लिए, तो उससे वो भी कम हुई है, उनकी वो मेन कशी वो भी कम हुई है। और इन एबल क्विकर डिसीजन एट द प्रोविंशियल लेवल, और जो हमें जो प्रोविंसेस को है वो फेडरल से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद ही अपनी प्रोविंशियल लेवल पे ही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सर्विस डिलीवरी यानी गुड गवर्नेंस कैसे हुई है और डेवोल्यूशन पावर से अथॉरिटी ने कैसे काम किया, वो है क्लोजर सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है प्रोविंशियल लेवल, इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल नीड्स, इंकरेज ट्रांसपेरेंसी विद प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, मैंडेटरी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड रिडक्शन इन ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एट फेडरल लेवल। उसके बाद पहले हमने क्या किया, 18वीं तरमीम है क्या, उसके फ़ायदे क्या हैं, 18वीं तरमीम चाहिए क्यों थी, उसके बाद उसके जो मेन आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद उसके फेडरलिज्म पे क्या फ़र्क पड़ा है, उसके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट था उस पर क्या इम्पैक्ट हुए हैं। उसके बाद सर्विस डिलीवरी के क्या इम्पैक्ट हुए हैं, या सर्विस डिलीवरी या गुड गवर्नेंस से 18वीं तरमीम से कैसे इंप्रूव हुई है। और आखिर में हमने ये देखा कि मार्शल लॉ को कैसे रोका 18वीं तरमीम ने। लेकिन जब ये कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन में इसको क्या से अब आप बात करेंगे, इसको चैलेंज कौन कौन से आ रहे हैं। जो सबसे पहला इसको चैलेंज है वो है कैपेसिटी डेफिसिट इन प्रोविंसेस टू मेजर डिसॉल्व सेक्टर्स। मैनी प्रोविंसेस लैक द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड रेडीनेस टू इफेक्टिवली मैनेज द रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर टू देम। कि जो मैनी प्रोविंसेस जो हमारे जो प्रोविंसेस हैं लैक द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड रेडीनेस टू इफेक्टिवली मैनेज द रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर, जो उनको रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर कर दी गई हैं वो इस काबिल नहीं है या उनको मसाइल का सामना है। फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस लाइक बलोचिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ KPK कंटिन्यू स्ट्रगल विद गवर्नेंस कैपेसिटी हिंडरिंग इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड एग्जर्बेटिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। जो बलोचिस्तान है और KPK में है कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद गवर्नेंस कैपेसिटी हिंडरिंग इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड एग्जर्बेटिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। इनमें कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उनको ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कर दी नहीं, वरना ऐसा अभी हम जिसका क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसका लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल बॉडीज। डिस्पाइट द इनहेंस रोल ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इंटेंडेड टू फैसिलिटेट ऑपरेशंस कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेडलॉक बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ये जो कॉमन ऑफ इंटरेस्ट बनाई गई थी कि जो आप फैसिलिटेट करेगी कोऑपरेशन में करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करेगा और डेड लैग है वो उनको ख़त्म करेगा, इतनी ज़्यादा इसमें मजबूती नहीं बनाएगी कॉमन ऑफ इंटरेस्ट को कि वो इनको हल से अभी भी कुछ ना कुछ मसाइल रहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड कंसेंसस रिजल्ट रिमेन कंटिन्यूअस हाईलाइटिंग द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर डायलॉग एंड ट्रांसपेरेंसी अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। कहता जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी जो चोलिस्तान थर प्रोजेक्ट वो बनाया गया था, चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट बनाया गया था,
उसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को में नहीं बात की गई थी, लेकिन ऐसे मसाइल को पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में कम है, इसलिए इसको इम्प्लीटेशन जो इसके मतलब वो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होने में मसाइल पैदा कर रहा है। उसके बाद डिलेड फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, ये जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट है वो तो बन जाती हैं आपकी ऑन द स्पॉट, इकट्ठी हुई इनका एक दिन इलेक्शन होता है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो डिले होती है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी तभी होती है जब लोकल गवर्नमेंट्स होती है, क्योंकि पोलिटिकल पार्टिसिपेशन लोकल लेवल से आती है, ग्रास रूट से आती है। इसको वो कहते हैं कि 2021 की मैंने मिसाल कोड है कि जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो लोकल गवर्नमेंट को डिस्पॉलिश किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये उसको फंक्शन प्रॉपर उनको पावर दी जाए। और सबसे बड़ी जो वजह है ये एक नॉन बाइंडिंग नेचर है। अगर ये बाइंडिंग होता तो ये प्रोविंशियल का भी लगा साथ लगा, अगर आप प्रोविंशियल के साथ अगर अभी शर्त लगा देते हैं जब तक आपके पास लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी तब तक आपको फंड रिलीज नहीं किए जाएंगे, तब ये बाइंडिंग ड्यूटी हो जाएगी। अभी नॉन बाइंडिंग होने की वजह से अक्सर आप देखते होंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स डिले की बनती हैं। उसके बाद चौथा इशू है वह अनकंसिस्टेंट फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। While the amendment increased the provincial share in fiscal resources to 57.5 under the NFC award, provinces often struggle with revenue generation and rely heavily on federal transfers. जो फेडरल है हमें ने इंश्योर किया है कि 57.5% जो बजट है वो प्रोविंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन बाद जो आपका फेडरल है वो पावर यानी फंड जो फंडिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं करता, इनकंसिस्टेंट करता है, और जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है वो फेडरल का भी जो बहुत ज़्यादा फेडरल का कंट्रोल है कुछ मिनिस्ट्रीज पर। जिसकी वजह से प्रोविंसेस को अपनी जो सब्जेक्ट्स उनको मैनेज करने में इश्यूज आ रहे हैं, लीडिंग टू इंक्रीज फिजिकल डेफिसिएंट एंड नेशनल डेब्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेडरल इंस्टीट्यूशन टू सीड पावर टू ट्रांसफर पावर। सब कुछ होने के बावजूद जो हमारे फेडरल इंस्टीट्यूशन है वो पावर ट्रांसफर करने की मजामत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिसको नशे की पावर लग जाए वो कभी भी ट्रांसफ़र करना नहीं चाहेगा। इसलिए 18वीं तरमीम को के जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में जो मेन इशू आ रहा है वो है कि फेडरल इंस्टीट्यूशन पावर ट्रांसफर करने के हक में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ devolved ministries under different names. Instances include the re-establishment of dissolved ministries under different names and retention of control over key provincial positions like chief secretary. चीफ मिनिस्टर होता है लेकिन चीफ सेक्रेटरी बनाने का क्या फ़ायदा, यानी गवर्नर के बराबर पावर होती है, एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG ऑफ पुलिस। सच एक्शन हिंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव autonomy and reflected tendency to federal government to maintain influence over provincial affairs. सच यानी जो चीफ सेक्रेटरी जो पोजीशन इन्होंने दी है 18वीं तरमीम के बाद फेडरल ने, और IG ऑफ पुलिस है, ये जो पोजीशनें हैं इसकी वजह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं दे रहे प्रोविंसेस को। रिफ्लेक्ट जो ज़ाहिर करती है टेंडेंसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू मेंटेन इन्फ्लुएंस ओवर प्रोविंशियल अफेयर्स। प्रोविंशियल अफेयर को प्रॉपर वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं फेडरल गवर्नमेंट वाले, डिफरेंट सीट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं दे रहे। चैलेंज होगा अभी हम बात करेंगे इसके मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं कि 18वीं तरमीम को चैलेंजेस तो हैं लेकिन उसके बावजूद भी अचीवमेंट्स क्या हैं 18वीं तरमीम की। सबसे पहली जो अचीवमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट ऑफ प्रोविंसेस। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविंसेस को पावर दी गई है, एम्पावर किया गया है, 47 सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र किए गए हैं।
This shift granted provinces legislative and administrative autonomy over these areas. This shift granted provinces legislative and administrative autonomy over these areas, allowing for tailored policy, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक address local needs. उसके बाद जो दूसरा फ़ायदा हुआ है द कंटेनमेंट ऑफ प्रेजिडेंशियल पावर्स, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है इसने, वरना उसके बाद नेशनल असम्बली बनती थी, इलेक्शन होते थे और 2 साल बाद असम्बली टूट जाती थी। जैसे हमने 90s में देखा कि पहले ज़िया उल हक साहब की डेथ के बाद बेनज़ीर की हुकूमत बनी, 2 साल चली, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब की 2 साल हुकूमत चली, फिर बेनज़ीर साहब आ गई, बेनज़ीर साहब आ गई, फिर उनकी फिर हुकूमत को बर्ताव किया गया, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए। यानी ये इसलिए हो रहा था कि प्रेसिडेंशियल के पास जो 58(2)B का टोल था उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इम्पोज इमरजेंसी रूल इन प्रोविंसेस वाज रिमूव्ड। जो पावर्स थी कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना अपॉइंट करता था और इमरजेंसी रूल जो प्रोविंसेस में लगाया जा सकता था वो पावर भी प्रेसिडेंट से ख़त्म कर दी गई। उसके बाद जो तीसरा फ़ायदा हुआ वो था इफेक्टिव NFC अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो प्रॉपर उनको जो सूबों को NFC अवार्ड के ज़रिए जिसको सबसे पहला फ़ायदा हुआ उनको जो शेयर बढ़ाया गया, उसके बाद शेयर के बाद इसको बाइंडिंग NFC अवार्ड को बाइंडिंग बनाया गया कि इसके ऊपर आप इसका जो बजट है प्रोविंसेस का वो आप इसको ज़्यादा तो कर सकते हैं, इसको कम नहीं कर सकते। उसके बाद जो NFC अवार्ड था वो इफेक्टिव इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो था वो जो बजट मिलता था वो सिर्फ पॉपुलेशन को देख के किया जाता, लेकिन NFC अवार्ड 7th में जो था उसमें पॉपुलेशन, पॉवर्टी, रेवेन्यू जनरेशन और उसमें जो इनवर्स पॉपुलेशन डायनेस्टी, उसके बाद डेवलपमेंट, इन पैरामीटर्स को देखकर अब प्रोविंस को बजट मिलता है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन चुका था पाकिस्तान में उसको ख़त्म किया गया 18वीं तरमीम के तहत और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को इंश्योर किया गया। इससे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव था हमारा वो प्रेसिडेंट था कि उसके पास सारी डिस्क्रिशनरी पावर थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाना हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लगाना हो, आर्मी चीफ को लगाना हो, उसके बाद ये सारी पावर थी ये प्रेसिडेंट के पास थी, लेकिन ये सारी ख़त्म करके हमारे प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई। और जो पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो फैसले करता है वो नेशनल असम्बली यानी जो हमारा पार्लियामेंट है उसको देख के करता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा उनको देख के तो वो अपनी उसकी गवर्नमेंट को बाई यानी डिज़ोल्व कर सकने की पावर है वो सिर्फ नेशनल असम्बली के पास है, ये प्राइम मिनिस्टर के पास है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रोविंशियल वॉइसेस। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आइडिया तो था लेकिन इसका प्रॉपर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था और इसको जो बाइंडिंग बनाएगा कि इसकी कम से कम मीटिंग 90 डेज़ के अंदर होनी चाहिए और जो इसके ज़रिए प्रोविंसेस की जो ग्रेवेंसेस थी, वॉइसेस थी, वो अब उसको सुना जा सकता है, सुनने के लिए जगह प्रोवाइड की है 18वीं तरमीम ने। ये इसकी मेजर अचीवमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ट्रांसफ़र की हैं, प्रेसिडेंट की पावर ख़त्म की है, NFC अवार्ड जो बेहतर था पाकिस्तान के लिए हो सकता था उसको बेहतर किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इंश्योर की है। उससे पहले तो हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो प्रेसिडेंट था लेकिन अभी वो प्राइम मिनिस्टर है और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को इंस्टीट्यूशन का नाम किया है। उसके बाद 18वीं तरमीम के नुकसान क्या हैं, शॉर्ट कमिस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले जो इसका डिसएडवांटेज है वो है अनक्लियर रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एमरजेंसीज। हम इस चीज़ को मानते हैं कि इतनी पावर दे दी गई हैं, खुदा न खास्ता अब जैसे बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में सैलाब आया था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने तो कहा हमने आपको इतना बजट दे दिया, आप इसमें खुद मैनेज करें, लेकिन इसको मैनेज करना मुश्किल था, इसलिए ये रोल क्लियर नहीं किया कि खुदा एमरजेंसी में फेडरल गवर्नमेंट कैसे प्रोविंसेस की हेल्प करेगा। तो आप इसकी मिसाल कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक द फ्रैगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क initiated the establishment of National Coordination and Operation Center to manage the crisis, highlighting the need for clear federal roles in such situations. कि कोविड के दौरान क्योंकि तमाम सूबों में इतनी वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो उसको अच्छे से कवर कर सकें, लेकिन
कि हर सूबे की अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी, तो हर उनके अपने SOPs थे। तो इसको कम करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेंटर इंट्रोड्यूस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, ताकि इन दिनों में इनके रोल्स को, फेडरल गवर्नमेंट के रोल को क्लियर किया जा सके इन सच सिचुएशंस। उसके बाद प्रोविंशियल मिसमैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। पोस्ट डेवोल्यूशन प्रोविंसेस हैव स्ट्रगल टू मैनेज एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इफेक्टिवली। कि डेवोल्यूशन के बाद जो प्रोविंसेस हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो एजुकेशन और हेल्थ को मैनेज कर सकें। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट है, आप उसको नोट कर सकते हैं अपने पेपर्स में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस कंसर्न ओवर प्रोविंसेस कैपेसिटी टू हैंडल हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, citing inadequate resources and infrastructure। कि प्रोविंसेस में कैपेसिटी नहीं है कि वो जो हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मैनेज कर सकें इनएडिक्वेट रिसोर्सेज में। ये हमें कहा था, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है और रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो हेल्थ और एजुकेशन को मिसमैनेज कर रहे हैं, या फिर उसको जो पढ़ाई नहीं उसको ख़राब कर रहे हैं मज़ीद। उसके बाद वीक लोकल गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट डिस्पाइट आर्टिकल 40A। वो कहता है आर्टिकल 40A 140A mandates the establishment of local governments. Its not binding nature has allowed provinces to delay or avoid implementing effective local governance structure. Article 140A mandates the establishment of local governments. Its not binding nature has allowed provinces to delay or avoid implementing effective local governance structure। कि ये नॉन बाइंडिंग होने की वजह से लोकल गवर्नमेंट्स में जो प्रोविंसेस है वो अवॉइड करते हैं या फिर डिले करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स ना बनाए जाएंगे, तो फिर वो जो उनका पावर है वो शिफ्ट होती है लोकल गवर्नमेंट्स में। MLA के मेंबर ऑफ लोकल असेंबली शिफ्ट होती है, जनरल काउंसिल को बजट देना पड़ता है, इसलिए वो इसको अवॉइड करते हैं। जो चौथा शॉर्ट कमिंग है वो है ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन इन सम सेक्टर्स। द एबोलिशन ऑफ कंकरेंट legislation had led to jurisdictional ambiguities between federal and provincial authorities। कि अब दोनों में वो ओवरलैप करते हैं। वो कहता है कि हमने इस पर लेजिस्लेशन करनी है, वो कहते हैं हमने करनी है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वो इस्लामाबाद में है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ प्रोविंसेस में एग्जिस्ट करता है, तो वो आपस में ओवरलैप करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, while the health is a provincial subject, the federal government continue to manage significant health facilities, leading to administrative conflicts and inefficiencies. For example, the health is a provincial subject. The federal government continue to manage significant health facilities, leading to administrative conflicts and inefficiencies. जो चौथी शॉर्टकमिंग है वो है disparity in capacity across provinces। ये जो सबसे बड़ा इशू है 98 कि हमने पावर तो ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन प्रोविंसेस की कैपेसिटीज़ को नज़रअंदाज किया कि क्या बलूचिस्तान इतनी कैपेसिटी रखता है कि अगर वो इतनी चीज़ों को अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज कर लेगा। पंजाब को तो आपको पता है कि ये बेहतर से ये 1605 में इसको प्रोविंस का वो दिया गया था, स्टेट सिंध को 1937 में दिया गया था, और जो आपका KP के है इसको भी हमने 1980 में दिया इसका स्टेटस सूबे का, और बलूचिस्तान को हमने इससे भी लेट दिया है। तो इनमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी नहीं होने की वजह से वो उल्टा मामला को ख़राब कर रही हैं। प्रोविंसेस लाइक बलूचिस्तान KP के फेस चैलेंज इन गवर्नेंस कैपेसिटी, लीडिंग टू अनइवन सर्विस डिलीवरी एंड एग्जर्बेटिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। कहते हैं जो बलूचिस्तान है
और खैबर पख्तूनख्वा है, इनको चैलेंज हैं कि उनकी कैपेसिटी, गवर्नेंस कैपेसिटी नहीं है और इसकी वजह से वो सर्विस डिलीवरी उनसे नहीं हो पा रही, और एग्जरबेटिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, और उनकी डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं आपस में। अभी हम बात करेंगे कि 18वीं तरमीम के खिलाफ कंट्रोवर्सी भी फैलाई गई है कि ये कंट्रोवर्सीज क्या है। जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी है वो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। जुडिशियल अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 175 क्वेश्चन बाय द जुडिशरी। जो जुडिशरी थी वो उनका वो कहते हैं कि जो ये 18वीं तरमीम आई है इसको सिर्फ एग्जेक्टिव्स का और लेजिस्लेटिव का रोल होल्ड किया गया है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस को इंक्रोच किया गया है। उनके पहले जो अपॉइंटमेंट होती थी वो 18वीं तरमीम से पहले जो ये पावर थी वो उसके पास थी, जुडिशल कमीशन के पास थी और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता था। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या बनाई, वो पार्लियामेंट्री कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाया। जुडिशल कमीशन में भी हमारे जो एग्जेक्टिव मेंबर्स ऐड किए गए और पार्लियामेंट्री कमेटी से हमें लेजिस्लेचर को शामिल किया गया, जिसकी वजह से जुडिशरी ने कहा कि इन्होंने हमारी पावर को इनक्रोच किया है, हमारी जुडिशल इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुंचाया है। Concerns were raised that the process favored individuals with connections potentially undermining merit-based selections। उस पर ये कंट्रोवर्सी फैलाई गई कि इसमें जो फेवर इंडिविजुअल्स को उसको प्रमोट किया जाएगा, जो वो फेवर्ड पीपल्स को जो जिनकी कनेक्शन होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद जो था सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन इश्यूज अमंग प्रोविंसेस, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन issues among provinces. The devolution of power led to challenges in coordinating security efforts across provinces. The absence of unified national security framework has sometimes resulted in inconsistent responses to security threats, complicating efforts to address these terrorism and interprovincial crime effectively. जो वो कहता है कि सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन आपस में कम है प्रोविंसेस में, जिसकी वजह से टेररिज्म और इंटर प्रोविंशियल क्राइम को प्रमोट बढ़ रही हैं। इफेक्टिवली इनको कंट्रोल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेररिज्म के पीएम फैल रहा है तो वो फॉर जो क्राइम रिलेटेड बंदे हैं वो क्राइम करके दूसरे प्रोविंस में चले जाते हैं, दूसरे सूबों में चले जाते हैं, तो उसमें उनका होल्ड कम हो जाता है प्रोविंसेस में। उसके बाद जो उनकी क्राइम जो केपीके की जो पुलिस है उनका होल्ड कम है सूबों, वो कहते हैं उसमें क्या कहते हैं रेट ऑफ द गवर्नमेंट में। लेकिन पंजाब में पुलिस की बड़ी कैपेसिटी है, और केपीके में पुलिस की कैपेसिटी कम होने की वजह से वहाँ टेररिज्म और क्राइम ज़्यादा है। उसके बाद रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेड है जो पंजाब कि पंजाब कहता है कि जो रिसोर्सेज हुई हैं वो सिर्फ ये अच्छे प्रॉपर तरीके में नहीं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जो पंजाब का जो कंसर्न है वो कहता है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड फार्मूला डिसप्रोपोर्शनली फेवर स्मॉलर प्रोविंसेस। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड फार्मूला डिसप्रोपोर्शनली फेवर स्मॉलर प्रोविंसेस लीडिंग टू परसेप्शन ऑफ फेयरनेस एंड फ्यूलिंग डिमांड फॉर ए रिव्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। वो कहते हैं कि जो ये सिर्फ स्मॉलर प्रोविंसेस को फेवर देने के लिए बनाई गई है, इसमें हमें जो हम पूरे पाकिस्तान की 50+ आबादी रखते हैं हमें इग्नोर किया गया है। और ये जो कहते हैं जो फेयर अनफेयरनेस इसमें दिखाई गई है, और फ्यूलिंग डिमांड फॉर रिव्यू यानी इसको मॉडिफाई किया जाए, या इसमें जो अमेंडमेंट उसको जो NFC अवार्ड है उसको कम किया, उसमें जो रिसोर्सेज हैं उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके बाद फेडरल एजेंसी लॉस ऑफ ओवरसाइट पावर्स, जो जब फेडरल एजेंसीज ने अपना वो कहते हैं रोल अपनी वो 47 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वजह से उनका जो पावर्स थी वो कम हुई हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी पावर्स बढ़ाओ। This shift has raised concern about the federal government ability to ensure uniform standards and policies across the country। कहता है कि इसकी वजह से जो पूरे पाकिस्तान में
यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हर सूबे की अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, हर सूबे की अपनी हेल्थ पॉलिसी है, हर सूबे की अपनी वो कहते हैं जिसको जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है। इसलिए जो वो यूनिफॉर्म पॉलिसी और स्टैंडर्ड फेडरल्स वो अभी क्रिएट नहीं कर पा रहा। उसके बाद जो पांचवा कंट्रोवर्सी है वो है रिड्यूस पॉलिटिकल डिमांड टू रिव्यू और रिवर्स द अमेंडमेंट लाइक पीटीआई। जो पीटीआई है कॉल्ड फॉर रिव्यू या रिवर्सल ऑफ द 18th अमेंडमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज नोटेबली द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई हैव कॉल्ड फॉर रिव्यू और या रिवर्सल ऑफ द 18th अमेंडमेंट। उनका वो इशू वो कहते हैं कि जो उनके जो क्रिटिक्स वो कहते हैं कि जो devolution of power has led to administrative inefficiencies and hindered national integration। के जो पावर तो डेवोल्यूशन होगी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज हैं और जो नेशनल इंटीग्रेशन में मसाइल क्रिएट कर रही हैं। द पीटीआई गवर्नमेंट एट्रीब्यूटेड वेरियस गवर्नेंस चैलेंजेस टू अमेंडमेंट। वो कहता है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चैलेंज हैं वो सिर्फ 18वीं तरमीम की वजह से हैं। इसको रिवर्स किया जाए या इसको रिव्यू किया जाए, इसमें जो ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र किया उनको कम किया जाए। इसको कहते हैं रीसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्टेन पावर्स टू एनहांस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशंस। वो कहता है कि रीसेंट्रलाइजेशन कुछ पावर्स को सेंटर में दिया जाए जिसकी वजह से आपकी एनहांस पॉलिसी इंफॉर्मेशन आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। 18वीं तरमीम के खिलाफ जो 5 कंट्रोवर्सीज हैं वो ये हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशल अपॉइंटमेंट ज़्यादा इशू है, इसको सेट किया गया है अभी 18वीं तरमीम में। सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को सेट किया जाए। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो पंजाब कहता है कि मुझे इग्नोर किया गया, ये सब जो तरमीम थी ये सब संभाला प्रोविंसेस के लिए थी। और जो फेडरल एजेंसी कहते हैं कि हमें पावर जो है वो अब हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। और पॉलिटिकल डिमांड अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी डिमांड कर रही हैं कि इसको रिवर्स या रिव्यू किया जाए। इन सब जो चैलेंजेस कंट्रोवर्सीज को मद्देनजर रखते हुए 18वीं तरमीम के लिए हम ये शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन करें, शॉर्ट टर्म फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18 अमेंडमेंट्स। तो पहला जो शॉर्ट वे फॉरवर्ड है वो है बिल्ड प्रिवेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। Post devolution, many provinces face challenges in managing newly acquired responsibilities due to limited administrative infrastructure and human resources। कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी की वजह से इनको चैलेंजेस का सामना है। इसलिए इनको चाहिए कि इनकी पहले कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, इनकी प्रिवेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। नंबर 2 है एक्टिवेट एंड स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट्स। जो सबसे दूसरा जो इम्पैक्ट है वो कहता है कि एक्टिवेट करो जो 140 मैंडेटिंग एस्टैब्लिश लोकल गवर्नमेंट, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि प्रोविंसेस को चाहिए कि जैसे वो अपनी पावर्स में है तो विद इन 2 मंथ अपनी वो लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर ट्रांसफ़र करें। उसके बाद जैसा NFC है प्रोविंसेस और फेडरल में बजट की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह NFC अवार्ड यानी आप PNC यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना दें जिसके ज़रिए ज़ाहिर होगा कि जो प्रोविंसेस इतना बजट रखेगा और इतना बजट लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होगा। इस तरह का एक बना दिया जाए तो हमारी गवर्नमेंट स्ट्रेंथन हो सकती हैं। उसके बाद इंश्योर रेगुलर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग एंड डिसीजन। उसके बाद ये इंश्योर करेंगे जो हमारे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स हैं ये रेगुलर हों ताकि जो दो प्रोविंसेस में या सेंट्रल प्रोविंसेस में जो इशू है वो जल्दी से इनको रिजॉल्व किया जा सके। उसके बाद नंबर 5 है वो है क्लैरिफाई ओवरलैपिंग फेडरल प्रोविंशियल रोल्स। उसके बाद जो ओवरलैपिंग रोल्स आ रहे हैं बाज़ों का जो सेंटर के पास पावर्स हैं और प्रोविंशियल्स के भी हैं, जो वाटर है, इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन को क्लैरिफाई किया जाए कि प्रोविंस का ये काम है और फेडरल का ये काम है, इसलिए ये कम से कम किया जाए, ओवरलैपिंग को कम किया जाए ताकि एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। ये थे शॉर्ट टर्म यानी आप एक से पहले दिन से लेकर 2 सालों में अचीव कर सकते हैं, ये होते हैं शॉर्ट टर्म। और अब ये 8 मैं टोटल 8 शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से बताता हूँ
ताकि आप पेपर में सॉल्यूशन पूछे जाएँ तो आप कम से कम 6 तो लिख सकें ना, आपको 6 ईजिली याद रह जाएंगे, वरना मैं इकट्ठे 8 बताऊंगा तो आपको याद करने में मुश्किल होगी। इसलिए मैं इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन तक डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और आप पेपर में भी ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो फिर आपको पेपर में लिखने में तंगी होगी, क्योंकि आपके डाटा ज़्यादा होगा फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे कि आपने कौन सा सोल्यूशन लिखें और कौन सा ना लिखें। इसलिए मैंने आपको कम देता हूँ ताकि डाटा आप जो पेपर में ईजिली कोड कर सकें। ये शॉर्ट टर्म जब हम वे फॉरवर्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म का जो पहला सोल्यूशन है वह क्रिएट नेशनल कंसेंसस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्डिंग ए शेयर विजन अमंग फेडरल एंड प्रोविंशियल स्टेक होल्डर इज क्रूशियल। दिस इन्वॉल्व एंगेजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी एंड एकेडमिया इन डायलॉग टू रीइंफोर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कहता है बिल्डिंग ए शेयर विजन अमंग फेडरल एंड प्रोविंशियल स्टेक होल्डर इज क्रूशियल। दिस इन्वॉल्व इंगेजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी एंड एकेडमिया इन डायलॉग टू रीइंफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। Such consensus can mitigate resistance to devolution and promote unity and diversity. This consensus, cooperative federalism, can mitigate यानी कम करेगा, mitigate resistance to devolution and promote unity and diversity. उसके बाद जो नंबर 2 है वो है develop robust interprovincial coordination frameworks. Develop robust interprovincial coordination frameworks. Establishing the effective mechanism for inter-provincial collaboration is vital. कहता है कि इंटर-प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क्स को भी डेवलप किया जाए, जिससे कौन सा लोग कॉमन इंटरेस्ट है उसके वहाँ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो कि किसी एक सूबे की वो कहते हैं हेजमनी ना हो, कि आपस में वो कोई बात करने तो सबकी बातों को सुना जाए। उसके बाद है कंडक्ट जुडिशियल रिव्यू टू क्लैरिफाई एम्बिग्यूटीज। जो तीसरा पॉइंट है वो है कंडक्ट जुडिशियल रिव्यू फॉर वेग्यू क्लासेस या क्लैरिफाई एम्बिग्यूटीज। एम्बिग्यूटीज यानी जहाँ वो मुखालते आ रहे हैं, मुखालता आप उर्दू में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके, जहाँ वो ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ आप जुडिशियल रिव्यू के जरिए जो ओवरलैपिंग है उसको कम कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है। उसके बाद जो 5वां स्टेप है वो है इन्वेस्ट इन कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो आपके तमाम प्रोविंसेस हैं उसमें आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि आपकी जो प्रोविंसेस हैं वो अच्छे से काम कर सकें। जबकि सबकी ट्रेनिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, अच्छे से रिसोर्सेज मिलेंगे तो आपकी जो कह रहे हैं ना डेवलूशन, जो एफिशिएंसीज इनएफिशिएंसीज आ रही हैं, जो उनको चैलेंजेस का सामना है, वो इशू रिजॉल्व हो जाएंगे और हम जो है 18वीं तरमीम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो सक्सेसफुल प्लान थे, वो हम उनको अचीव कर सकें। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या किया, सबसे पहले हमने 18वीं तरमीम है क्या उसको डिस्कस किया। उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट उसको 18वीं तरमीम चाहिए क्यों थी, उसके इम्पैक्ट से बात की है। उसने फेडरलिज्म को कैसे इम्पैक्ट किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और 18वीं तरमीम का लिंक किया, फिर गुड गवर्नेंस और 18वीं तरमीम का काम लिंक किया। उसके बाद इसको चैलेंजेस थे वो बयान किए, फिर इसके जो वो कहते थे एडवांटेजेस थे वो डिस्कस किए, फिर इसके एडवांटेजेस पे बात किया, फिर इसको जो कंट्रोवर्सी थी इसके अलावा उसको बात किया। कंट्रोवर्सी करने के बाद हमने इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों वे फर्क बता दिए। अब हम बढ़ेंगे। आपको ये मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ को आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस पे कमेंट करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्योंकि अभी एक दोस्त ने कहा था कि आप वीडियो की लेंथ कम कर दें। बहुत अगर मैं वीडियो की लेंथ कम करूंगा तो फिर आप सिर्फ जैसे मैं पॉइंट्स है ना, जैसे यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको स्लाइड्स दे दी जाती हैं, आपसे पढ़ते स्लाइड तैयार करते हैं, लेकिन जो मैं फैक्ट्स और फिगर देता हूँ फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं हर उसमें कोटेशन ऐड करता हूँ, हर पॉइंट्स का आप देखते हैं पूरी वीडियो में आपने देखा होगा, हर पॉइंट में मैं कोई एग्जाम्पल कोट कर रहा होता हूँ, किसी कोटेशन कोट कर रहा होता हूँ, या कोई आपको फैक्ट दे रहा हूँ कि इतने % इजाफा हुआ। जैसे बलूचिस्तान का 3.8% बजट वो
NFC वाले फ़ायदा हुआ था, उसका शेयर बढ़ा था। इस तरह फैक्ट्स एंड फिगर देने से, ताकि आप पेपर में बात करें तो आपकी बात को माना जाए। इनफैक्ट मुझे पता है कि फैक्ट्स एंड फिगर देने से आपका पेपर वैलिडेट लगता है। तो वीडियो की लेंथ में इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की वीडियो मैंने काफ़ी कम ही होगी। जो पहली मेरी वीडियो बनी है